हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आशा करता हूँ हम सभी स्वस्थ होंगे। तो लास्ट टाइम हमने हमारे क्वेश्चन नंबर 20 तक क्वेश्चन डिस्कस कर लिए थे। तो आज हमारे क्वेश्चन नंबर 21 से हम कंटिन्यू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है, व्हाट इज द मैक्सिमम फाइल साइज विद अ FAT32 फाइल सिस्टम। यहाँ पे बात की है कि जब भी हम बेसिकली कंप्यूटर में फाइल सिस्टम्स के बारे में पढ़ते हैं तो वहाँ पे हम अलग अलग फाइल सिस्टम के बारे में पढ़ते हैं। जैसे FAT32 के बारे में पढ़ते हैं, NTFS के बारे में पढ़ते हैं, EXT फाइल सिस्टम होता है हमारा, उसके बारे में पढ़ते हैं। तो यहाँ पे जो हमारे पास FAT32 फाइल सिस्टम है उसमें बोला है कि मैक्सिमम फाइल साइज कितना वो होल्ड कर सकता है। तो वो हमने पहले भी डिस्कस किया था। तो कितना आ जाएगा इसका, 4 GB यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। बेसिकली जो हमारे पास FAT32 है, जिसको हम फैट की फुल फॉर्म भी पूछी जाती है, इसको हम क्या बोल देते हैं, फाइल एलोकेशन टेबल हम इसको बोल देते हैं। मतलब इसके बोलने का मतलब है कि आप जब किसी कंप्यूटर में, अगर वो कंप्यूटर हमारा FAT32 फाइल सिस्टम के ऊपर बनाया गया है या फिर उसका जो स्टोरेज मैकेनिज्म FAT32 के ऊपर वर्क कर रहा है, तो उसमें आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 GB तक का ही क्या एक सिंगल फाइल को स्टोर कर सकते हो। इसका मतलब क्या है, जैसे मैं एग्जांपल ले लेता हूँ कि एक मेरा फ्रेंड आ गया, मान लेते हैं मेरा फ्रेंड आ गया राम। ठीक है। राम ने मुझे बोला कि आप ऐसे करो, आपको मैं दे देता हूँ 8 GB की, मेरे पास एक मूवी है अच्छी वाली। आप क्या करो, 8 GB की जो मूवी है, मतलब काफ़ी एक तरीके से मतलब सस्पेंस टाइप मूवी है, एक बहुत बढ़िया मूवी है, अच्छी वाली एक मूवी है। आप क्या करो, आप ये मूवी आप ले लो, है ना। तो जैसे इसने इस मूवी को अपने पेन ड्राइव में स्टोर करके मेरे पास वो पेन ड्राइव दे दिया, है ना, मेरे पास वो पेन ड्राइव दे दिया। अब इसमें क्या है, 8 GB की स्टोरेज है। पर जैसे ही वो पेन ड्राइव मैंने अपने कंप्यूटर या फिर मेरा जो CPU है इसके साथ मैंने प्लग इन किया, और मैं जब इसको कॉपी करने की ट्राई कर रहा हूँ, है ना, कॉपी इन द सेंस मुझे इसका डाटा पेन ड्राइव से उठा के मेरे हार्ड डिस्क के अंदर मुझे क्या करना है, सेव करना है। तो इस टाइम पे मुझे क्या आएगा, यहाँ पे एक एरर आ जाएगा। एरर क्या आएगा कि जो 8 GB की जो फाइल है वो मेरे सिस्टम के अंदर स्टोर ही नहीं होगी। तो आपको तो समझ नहीं आएगा कि सर ये क्यों स्टोर नहीं हो रही है। मेरे कंप्यूटर में तो मेमोरी, आप बोलोगे कि सर जो मेरी हार्ड डिस्क है वो तो सर हमारी 1 TB है, जो कितनी होती है, वो होती है 1024 GB की। और यहाँ पे तो 8 GB तो कुछ भी नहीं है ना। अब अगर आप बात करो, एक एक तरफ 1000 की बात कर रहे हो और एक तरफ आप 8 की बात कर रहे हो, सिर्फ 8 की, तो सब देखो 1000 तो बड़ी ज़्यादा स्टोरेज है, तो 8 GB तो कुछ भी नहीं है। ये तो मेरे कंप्यूटर के अंदर आनी चाहिए थी, इजीली आनी चाहिए थी। तो वो क्यों नहीं आती है, क्योंकि आपका एरर क्या हो सकता है कि जो आपका फाइल स्ट्रक्चर है या फिर जो आपका फाइल सिस्टम है वो कौन सा वर्क कर रहा होगा, आपका फाइल एलोकेशन टेबल का वर्जन 32, जिसको हम FAT32 के नाम से जानते हैं। और FAT32 की एक लिमिटेशन है कि जो भी आप इसके अंदर डाटा स्टोर करोगे वो मैक्सिमम टू मैक्सिमम 4 GB तक ही आप स्टोर कर सकते हो। अब यहाँ पे जो मेरे दोस्त ने मुझे मूवी दी थी वो 8 GB की थी। इसी वजह से जो 8 GB की मूवी है वो मेरे 1 TB मेमोरी के अंदर स्टोर नहीं हो पा रही है, क्योंकि मेरा फाइल स्ट्रक्चर क्या है, FAT32 का फाइल स्ट्रक्चर है। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, इसके लिए मुझे मेरा फाइल स्ट्रक्चर है उसको बदलना पड़ेगा। मुझे किस में उसको कन्वर्ट करना पड़ेगा, जो मेरा फाइल स्ट्रक्चर है उसको मैं किस में बदलूंगा, उसको मैं बदलूंगा NTFS में। NTFS की फुल फॉर्म हमने पहले भी पढ़ी है, इसको हम बोलते हैं न्यू टेक्नोलॉजी फाइल सिस्टम। ओके, देखो विंडोज 10 में, अब ये भी मैं आप बता देता हूँ यहाँ पे, जो आपका NTFS है, जो मैंने यहाँ पे बताया कि अगर आपको 4 GB से, अगर आपके पास कोई सिंगल फाइल है जिसका स्टोरेज 4 GB से ज़्यादा है, अगर आपको उसको स्टोर करना है मेमोरी के अंदर, तब आपको NTFS फाइल स्ट्रक्चर ही यूज़ करना पड़ेगा। और NTFS बाय डिफ़ॉल्ट कहाँ पे देखने को आपको मिलती है, देखो बाय डिफ़ॉल्ट ये फाइल स्ट्रक्चर आप देखेंगे जब आप विंडोज़ 10 की बात कर लो या फिर विंडो 11 की बात कर लो, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो फाइल स्ट्रक्चर चलता है वो आपका NTFS चलता है। तो छोटे मोटे पॉइंट है, पर ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट है और सारा चीज़ें आपने समझनी है, रटनी कोई चीज़ें नहीं है, क्योंकि सारी चीज़ें एग्जाम में पूछी जाती हैं। कल को ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि चलो सर हम 4 GB हम स्टोर, मतलब हमें पता लग गया, लिमिटेशन लगी है, पता है FAT32 की, उसकी लिमिटेशन हमने ख़त्म कर दी NTFS में। तो NTFS सर कहाँ पे हम यूज़ करते हैं, तो इसको हम यूज़ करते हैं बेसिकली विंडो 10 या फिर विंडो 11 में, ये बाई डिफ़ॉल्ट ही वहाँ पे आती है ना। तो कल को मान लेते हैं कि ये सारी चीज़ें आपने अंडरस्टैंड करनी है, ऐसे ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं। ओके। बाकी देखो एक चीज़ और भी ऐसी क्वेश्चन पूछी जाती है कि एक ऐसा कौन सा फाइल सिस्टम है जो बेसिकली, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं
स्पेसिफिकली ऑप्टिमाइज होता है फ्लैश ड्राइव या फिर जिसको आप मेमोरी कार्ड या फिर एसडी कार्ड भी बोलते हो, कि वो 4 जीबी से ज़्यादा फाइल को स्टोर कर पाए या फिर हैंडल कर पाए। उसको भी हम क्या बोलते हैं, उसको बेसिकली ई एक्स फैट के नाम से बोलते हैं। देखो फैट के बारे में आपको लग गया पता कि सर फैट 4 जीबी तक ही स्टोर कर सकता है, पर मैं बोलूँ कि मैंने एक अलग से एक फाइल स्ट्रक्चर भी बताया है आपको, जहाँ पे आपका जो वो फाइल स्ट्रक्चर भी आपका फैट का ही होगा, वो फाइल स्ट्रक्चर भी फैट का ही होगा, पर वो क्या कर सकता है, वो 4 जीबी प्लस डाटा स्टोर कर सकता है, मतलब 4 जीबी से भी ज़्यादा की जो फाइल है उनको वो स्टोर कर सकता है। तो वो फाइल सिस्टम कौन सा होगा, वो फाइल सिस्टम आपका बेटा ई एक्स फैट होता है। तो ये भी आपने याद रखना है कि फैट 32 में आपका मैक्सिमम चाहे साइज़ 4 जीबी होता है, पर अगर आपको इन फ्यूचर मान लेते हैं, आपने बोला है कि अगर आपको 4 जीबी प्लस मेमोरी स्टोर करनी है, तो उसके लिए भी आपके पास फैट का एक अपना वो होता है, बेसिकली स्ट्रक्चर होता है, फाइल स्ट्रक्चर, उसका नाम आता है ई एक्स फैट, है ना। एक्सटेंडेड, इसको फैट मतलब एक्सटेंडेड फाइल एलोकेशन टेबल हम इसको बोल देते हैं। तो सारे पॉइंट एग्जाम इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं, वहीं ये याद रखना है एक। चलो ये हमने जो पढ़ा है बेसिकली आपको ये पता ही है, फैट जब हम पढ़ते हैं या फिर हम एन टी एफ एस के बारे में पढ़ते हैं, तो ये दोनों के दोनों हम जब बात करते हैं विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम की, तब हम इनको डिस्कस करते हैं। पर जब हम बात कर लेते हैं लिनक्स की, क्योंकि लिनक्स के बारे में काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और लिनक्स का एक ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो हमारा लिनक्स है वो बाय डिफ़ॉल्ट कौन से फाइल स्ट्रक्चर या फिर कौन से फाइल सिस्टम के ऊपर वर्क करता है। तो कल को यही क्वेश्चन मैं पुट कर दूं तो आप बोलेंगे कि सर लिनक्स हमारा ext4 हमारे पास एक फाइल सिस्टम होता है, उसके ऊपर जो हमारा लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम है वो वर्क करता है। तो ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट डाटा है जो एग्ज़ाम में काफ़ी बार पूछा जाता है। तो ये छोटे-मोटे डाटा हैं, तो काइंडली आपने इनको कॉपी पे नोट कर लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज़ द फाइल एक्सटेंशन फॉर बिटमैप इमेजेस। देखो बिटमैप के लिए हम कौन सा फाइल एक्सटेंशन यूज़ करते हैं, डॉट बीएमपी का हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे थर्ड यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा। देखो एक बार क्या था, एग्जामिनर ने आपको कंफ्यूज करने के लिए ना उसको ऐसे लिखा था डॉट बीएमपी करके, मतलब उसने सारे ऑप्शन कैपिटल में लिखे थे। बस आपको पता होना चाहिए कि बिटमैप की एक्सटेंशन क्या होती है, डॉट बीएमपी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग चाहे कैपिटल में उसने ऐसे लिखा हो चाहे स्मॉल में ऐसा लिखा हो, पर वैसे एक्सटेंशन हमेशा स्मॉल में ही लिखी जानी चाहिए। तो वो एग्जामिनर की कई बार गलती हो जाती है, पर कुछ भी दिया हो बस आपको कंसेप्ट की क्लैरिफिकेशन होनी चाहिए कि बिटमैप जो फोटोज़ होती हैं उनको स्टोर करने की जो एक्सटेंशन होती है वो क्या होती है, हमारी डॉट बीएमपी होती है। और जो बिटमैप इमेजेस होती हैं, ये मैंने आपको लास्ट टाइम भी समझाया था कि जब भी हमारी जो फोटोज़ होती हैं, जो हमारी इमेजेस होती हैं, वो 2 टाइप्स की होती हैं। एक हम पढ़ लेते हैं रास्टर इमेज। रास्टर मतलब जो आप ओरिजिनल इमेजेस देखते हो, जैसे मैं आपकी फ़ोटो आपके फ़ोन से क्लिक करूँ, तो वो फ़ोटो किस टाइप की होगी या फिर वो इमेज क्या होगी, वो हमारी रास्टर इमेज होगी। और वही मान लेते हैं मैंने विद द हेल्प मेरा जो कैड कैम के जो सॉफ्टवेयर होते हैं उसके थ्रू मैंने अपनी इंजीनियरिंग ड्राइंग के थ्रू मैंने क्या किया, या बेसिकली मैंने आपका एक घर का नक्शा बना दिया, है ना। मैंने क्या बना दिया, एक घर का आपका नक्शा बना दिया। तो जो घर के नक्शे वगैरह बनते हैं, है ना, जहाँ पे हम मैथमेटिकल मॉडल्स का यूज़ करते हैं, उनको हम क्या बोल देते हैं, वेक्टर इमेजेस हम इसको बोल देते हैं। तो 2 टाइप की इमेजेस आप पढ़ते हो, एक आप वेक्टर पढ़ते हो और एक आप रास्टर पढ़ते हो। तो जो हमारे पास डॉट बीएमपी या फिर बिटमैप की जो इमेजेस होती हैं वो हमेशा आपने याद रखनी है, वो एक टाइप ऑफ रास्टर इमेजेस होती है। ओके, और रास्टर इमेजेस में हम आपने हमेशा ये याद रखना है कि जो रास्टर इमेजेस होती हैं ये हम कहाँ पे यूज़ करते हैं, जब हमें स्टोर करनी होती है डिजिटल इमेजेस। ओके, क्या स्टोर करेंगे, रास्टर का मतलब ही क्या है, आप क्या कर रहे हो, आप डिजिटल इमेजेस को स्टोर कर रहे हो। कहाँ पे स्टोर कर रहे हो डिजिटल इमेजेस को, आप इनको इंडिपेंडेंटली स्टोर कर रहे हो। ओके, इंडिपेंडेंटली आप क्या कर रहे हो, इनको स्टोर कर रहे हो। कहाँ पे स्टोर कर रहे हो, बेसिकली किसी ना किसी डिस्प्ले डिवाइस के लिए, है ना। या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि स्टोर डिजिटल इमेजेस इंडिपेंडेंटली ऑफ द डिस्प्ले डिवाइस, है ना। तो इन टाइप की इमेजेस होती हैं वो हमारी रास्टर इमेजेस होती हैं। बाकी छोटे मोटे पॉइंट्स आते हैं जो हिस्ट्री के कॉन्टेक्स्ट में पूछे जाते हैं, कि हम बात कर लेते हैं कि जो हमारे पास बिटमैप है ये किसने बनाया था। तो ये ओरिजिनली हमारा डेवलप किया गया था माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के लिए। और ये क्या करता था उस टाइम पे, ये
कलर डाटा को स्टोर करने का काम करता था। कलर डाटा क्या हो सकता है, जैसे अभी मैं यहाँ पे ब्लैक से मतलब इसे ब्राउन से लिख रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पिंक से लिख सकता हूँ, है ना? इसके अलावा मैंने फिर यहाँ पे ब्लैक से यहाँ पे लिख लिया। तो ये जो छोटे-छोटे मैं डाउट यहाँ पे मतलब डॉट वगैरह यहाँ पे लिख रहा हूँ, तो ये क्या है बेसिकली पिक्सेल्स हैं, है ना? पिक्सेल क्या होता है, हर एक जो फ़ोटो होती है, जैसे कभी आपने अपनी फ़ोटो देखी होगी ध्यान से, तो जैसे आप फ़ोटो को ज़ूम करते हो, है ना? जैसे मान लेते हैं अभी तो आपको काफ़ी क्लियर दिख रही होगी कई फ़ोटो, पर मान लेते हैं जब आप किसी फ़ोटो को ज़ूम करते हो, है? तो जब आप उसको ज़ूम करते हो तो आप देखते हो कि जो आपकी फ़ोटो है, अगर मैं इसका एग्ज़ाम्पल ले लूँ, मान लेते हैं ये आपकी फ़ोटो आ गई, आपने फ़ोन से अपनी फ़ोटो खींची, आपकी फ़ोटो ऐसी दिख रही है। और जैसे मैंने इस फ़ोटो को ज़ूम किया, ज़ूम करने का मतलब है मैंने इसको क्या कर दिया, इसको ज़ूम कर दिया। जैसे मैंने इसको ज़ूम कर दिया, तो आपने देखा कि आपकी जो फ़ोटो थी यहाँ पे मतलब ऐसी दिख रही थी, काफ़ी अच्छी दिख रही थी, वो अब आपको इन द फॉर्म ऑफ बॉक्स देखने को यहाँ पे मिल रही है। कैसे मिल रही है आपको? बॉक्स की फॉर्म में यहाँ पे देखने को मिल रही है। तो जो यहाँ पे देखो आपको एक सिंगल एक बॉक्स दिख रहा है, तो इसी बॉक्स को क्या बोला जाता है? इसी बॉक्स को बोला जाता है पिक्सल। पिक्सल क्या होता है? हमारे पास स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, कि स्मॉलेस्ट यूनिट होती है, जहाँ पे आप क्या करते हो, जहाँ पे आप कोई भी आपका जो कलर होता है उसको आप स्टोर करते हो, है ना? या फिर जो पिक्चर की जो एलिमेंट होता है, पिक्सल को समटाइम हम क्या बोल देते हैं? पिक्चर एलिमेंट हम इसको बोल देते हैं। तो पिक्चर एलिमेंट या फिर पिक्सल हमेशा क्या होती है? सबसे छोटी एंटिटी होती है जहाँ पे आप कोई ना कोई डाटा स्टोर करते हो। और किस टाइप का डाटा आप स्टोर करते हो, वो आपका बेसिकली बिट मैप डाटा होता है, या फिर समटाइम उसको क्या बोल देते हैं आप, रास्टर डाटा भी हम इसको बोल देते हैं। तो सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, एग्जाम में पूछे जाते हैं। बाकी इसके अलावा देखो और क्या क्या चीज़ें हैं जो इसी से बारे में पूछी जाती हैं, जैसे एक हमारे पास पीएनजी इमेज होती है ना? पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक जिनको हम बोल देते हैं, उसके बारे में क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप हमें बताएंगे पीएनजी इमेज का क्या क्वेश्चन आता है। एक तो ये आता है कि पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक हम इसको बोल देते हैं, इसकी फुल फॉर्म आती है पोर्टेबल नेटवर्क ग्राफिक, हम इसको बोल देते हैं। एक ये क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। सेकंड पूछा जाता है कि ऐसा कौन सी एक्सटेंशन है जो आपको ट्रांसपेरेंट बैकग्राउंड का फीचर देती है, फिर ट्रांसपेरेंट आपको बैकग्राउंड प्रोवाइड करती है। तो वो भी कौन बन जाती है आपकी? वो भी आपकी पीएनजी इमेजेस बन जाती हैं। 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं इसके बारे में। एक मैंने आपको बताया था कि हमारे पास क्या होता है, एनिमेशन का एक फ़ोटो का फॉर्मेट होता है। मतलब क्वेश्चन मैं सिंपल बोल सकता हूँ कि एक हमारे पास क्या होता है, इमेज का ही फॉर्मेट होता है, जो क्या करता है, जो सर हमारा सपोर्ट करता है। किस चीज़ को सपोर्ट करता है? वो हमारे एनिमेशन को सपोर्ट करता है। तो एनिमेशन को सपोर्ट करने वाला इमेज फॉर्मेट कौन-सा है? इसका राइट आंसर क्या बन जाएगा आपके पास सर? डॉट GIF इसका राइट आंसर बन जाएगा। और जिफ की फुल फॉर्म क्या होती है? इसको हम बोलते हैं ग्राफिक, या फिर इसको आप बोल सकते हो ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट। ओके, ग्राफिकल इंटरचेंज फॉर्मेट हम इसको बोल देते हैं। तो ऐसे करके ये सारे छोटे छोटे पॉइंट आते हैं, इनको आपने जरूर कॉपी पे नोट करके लिखना है, क्योंकि ये सारे छोटे पॉइंट अपने एग्जाम में पूछे जाते हैं। इसके अलावा काफ़ी मैंने और चीज़ें भी एक्सटेंशन बताई थी आपको, चलो वो हम आपको मैं होमवर्क के लिए दूंगा। आपका आज का फर्स्ट होमवर्क रहेगा, एक हमारे पास एक्सटेंशन आती है .jpeg, ठीक है, इसको मैंने उल्टा लिख दिया, सॉरी। एक हमारे पास एक्सटेंशन आती है फोटो की, JPEG। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है आप मुझे ये कमेंट करेंगे। सेकंड, एक हम और वीडियो फाइल की एक्सटेंशन आती है जिसको हम बोलते हैं MPEG, है ना? इन दोनों की फुल फॉर्म आप मुझे ज़रूर नीचे कमेंट करके बताएंगे। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट फुल फॉर्म है, काफ़ी बार एग्जाम में पूछी गई है। देन हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे कंटिन्यू करते हैं। क्वेश्चन है एन fill in the blank is image or text that display in the background of the page on a form of report in a word document। तो हम किसकी बात कर रहे हैं यहाँ पे सर? ऑब्वियसली हम वाटर मार्क की बात कर रहे हैं, है ना? वाटर मार्क को ना समटाइम बोला जाता है घोस्टेड टेक्स्ट। ये भी आपने नोट करना है। घोस्टेड टेक्स्ट मतलब एक तरीके से मतलब भूतिया टेक्स्ट भी बोल दिया जाता है, क्योंकि ये जैसे आपने कोई अपनी फाइल बनाई है, तो जो आपने फाइल बनाई है तो इसके
बैकग्राउंड में मतलब आपको फ्रंट में नहीं दिखेगा, पर बैकग्राउंड में आपको हल्का हल्का दिखेगा वो। आपने यहाँ पे कुछ कंटेंट लिखा हुआ है और कंटेंट के पीछे जो आपको एक फोटो दिख रही होती है, तो ये क्या बन जाता है, आपका वाटरमार्क बन जाता है। तो वाटरमार्क आपका टेक्स्ट भी हो सकता है और वाटरमार्क आपका इमेज भी हो सकती है। तो वही यहाँ पे लिखा है कि इज एन इमेज और अ टेक्स्ट दैट डिस्प्ले बैकग्राउंड ऑफ द पेज, है ना। तो देखो आप खुद देख रहे हो कि ये हमारा पेज है और पेज के बैकग्राउंड में हमने एक सर्कल की वे में एक फोटो यहाँ पे ऐड कर दी है एज अ वाटर मार्क। ओके, और कहाँ पे आप करते हो इसको, वर्ड डॉक्यूमेंट के अंदर आप इसको ऐड करते हो। तो ये आपने जरूर नोट करना है कि ये बार ना एग्जामिनर क्या करता है, वहाँ पे इसको घोस्टेड टेक्स्ट लिख देता है, तब बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि फिल इन द ब्लैंक इज ऑल्सो नोन एज घोस्टेड टेक्स्ट। तो वो बात कर रहा होता है वाटर मार्क की। अगर घोस्टेड टेक्स्ट भी नहीं लिखा होगा तो वो एक और टर्म यूज करता है, वो भी आपको पता होना चाहिए। वो यूज करता है फेडेड टेक्स्ट। तो जो भी पॉसिबिलिटी है, जिस वे में एग्जामिनर आपसे पूछ सकता है, तो वो सारी चीज़ें आपने नोट करनी है। बाकी देखो, टेक्स्ट बाय डिफ़ॉल्ट अगर आपने कभी यूज़ किया होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट ना कई बार वहाँ पे 2-3 टेक्स्ट लिखे होते हैं। एक लिखा होता है कैपिटल में कॉन्फिडेंशियल, ये बाय डिफ़ॉल्ट आपको देखने को मिल जाएंगे। कॉन्फिडेंशियल वहाँ पे लिखा मिल जाएगा आपको, या फिर आपको ड्राफ्ट लिखा हुआ वहाँ पे मिल जाएगा। ये ना बाय डिफ़ॉल्ट होते हैं टेक्स्ट, जब आप एमएस वर्ड में इनको यूज़ करते हो तो वहाँ पे आपको ये देखने को मिल जाते हैं। ये सारे छोटे-छोटे पॉइंट हैं, बट ये सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट हमारे बन जाते हैं। बाकी देखो, यही बात करेंगे, वाटरमार्क की हम बात कर ही रहे हैं, तो एक पॉइंट हम कैसे बोल सकते हैं कि जो हमारे पास वाटरमार्क आता है ये हमें कौन से टैब के अंदर देखने को मिलता है। तो अगर मैं बात कर लेता हूँ लेटेस्ट, अगर बात कर लेता हूँ, अगर आप वर्ड 2016 या फिर 2019 या फिर इसके आगे की जो भी आपके वर्ड आ रहे हैं, इसके आगे की जो भी वर्जन है, वहाँ पे आपको देखने में मिलेगा एक आपका टैब आता है, डिज़ाइन टैब। ओके, डिज़ाइन टैब आता है। डिज़ाइन टैब के अंदर आपको जो ऑप्शन मिलेगा वो कौन सा ऑप्शन मिलेगा आपको, वाटर मार्क का, कि आप वाटर मार्क वगैरह वहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो ये भी आपने यहाँ पे नोट करना है। काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, छोटी चीज़ें हैं आई नो, बट ये सारी इंपॉर्टेंट हमारी बन जाती हैं, है ना। बाकी इसके अलावा भी काफ़ी और चीज़ें होती हैं, धीरे धीरे करके के उनको भी डिस्कस करेंगे। बस आपने ये ज़रूर याद रखना है कि जो हमारे पास वाटर मार्क होता है या फिर पेज कलर होता है या फिर पेज बॉर्डर होता है, ये सारे के सारे ऑप्शन हमें डिज़ाइन टैब के अंदर देखने को मिलते हैं। कल को कुछ भी पूछ लिया जाए कि अगर आपको किसी पेज का कलर बदलना है, क्या पूछ लिया, मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया आपको कि अगर आपको किसी पेज का कलर बदलना है, क्योंकि अभी देखो आप दिख रहे हो सर ये वाइट है, तो मैंने बोला बेटा आप ये वाइट नहीं, इस पेज का कलर आप क्या कर दो, इसको रेड कर दो। जो ये कलर है ना पेज का, बैकग्राउंड का कलर है, आप इसको रेड कर दो, है ना। जैसे ये क्या हो जाएगा, पेज कलर मेरा रेड हो जाएगा। तो जो ये रेड कलर आप कर रहे हो, पेज का बैकग्राउंड आप बदल रहे हो, तो ये भी आप कहाँ से बदल सकते हो, ये भी आप डिज़ाइन टैब के अंदर जाके बदल सकते हो। इसके अलावा अगर आपको पेज के बॉर्डर का कलर बदलना है, मान लेते हैं अभी जो ये कलर था ये हमारा ब्राउन था, पर मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे नीला कर दिया, मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ पे ब्लू कर दिया। तो जो आप इसको ब्लू देख रहे हो, तो ये भी हम कहाँ पे कर सकते हैं, ये भी हम डिज़ाइन टैब के थ्रू कर सकते हैं। तो 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो डिज़ाइन टैब की पूछी जाती हैं एग्जाम में। एक तो पेज कलर अगर आपको बदलना है, वाटर मार्क अगर आपको ऐड करना है, और तीसरा भी आप नोट कर लो कि अगर आपको इन फ्यूचर कभी आ ही गया कि अगर आपको पेज बॉर्डर एक तरीके से क्या करना है, उनको भी कलर करना है या फिर कुछ भी ऐड करना है, पेज बॉर्डर ऐड करने हैं, तो ये सारे फीचर आप कहाँ पे देखेंगे। बेसिकली मैं 2016 और 2019 एमएस वर्ड की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे आपको ये सारे ऑप्शन देखने को मिल जाएंगे। तो इनको आपने काइंडली जरूर कॉपी पे नोट करना है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 24, विच एक्सटेंशन इज यूज फॉर माइक्रोसॉफ्ट वर्क प्रोग्राम फाइल। देखो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्क की प्रोग्राम फाइल होती है। होता है कि बेसिकली जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्क की जो बेसिकली एक फाइल्स होती हैं, ये एक, हम ऐसे बोल सकते हैं कि सर हमारी बजट फ्रेंडली या फिर एक प्रोडक्टिव सूट है, जिसको बनाया किसने है। बेसिकली जो मैं बात कर रहा हूँ सूट की, तो सूट को हम क्या बोल देते हैं, एक पैकेज बोल देते हैं, मतलब जहाँ पे हमें एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर एक साथ ही मिल जाते हैं। हाँ, मतलब एक से ज़्यादा सॉफ्टवेयर का जो एक तरीके से पैकेज होता है वो हमें इकट्ठा मिलता है। पर ये अभी यूज़ नहीं होता है, ये हमारा जब हम बात कर लेते हैं 2009 या फिर उससे पहले की, वहाँ पे ये यूज़ किया जाता था। अभी तो ये खास यूज़ नहीं होता है, क्योंकि बाद में जो हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट वर्ड था या फिर जो हमारे वर्ड प्रोसेसर है, इसमें जो हम बात कर लेते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्क्स की, इसको हम सेव करते हैं .wps एक्सटेंशन के साथ। और नॉर्मली जो हमारे
डॉक्यूमेंट हैं उनको हम सेव करते हैं या फिर DOC एक्सटेंशन के साथ या फिर DOCX एक्सटेंशन के साथ। ओके, तो कभी भी माइक्रोसॉफ्ट वर्क प्रोग्राम फाइल की बात आ जाए तो आपने बस इसमें यही याद रखना है कि माइक्रोसॉफ्ट का जो हमारा वर्क था ये बेसिकली एक सिंपल बट बजट फ्रेंडली एक प्रोडक्टिव सूट था जो माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा बनाया गया था, पर इसको बाद में डिसकंटिन्यू कर दिया गया था। मतलब आप ऐसे बोल सकते हो कि सर 2009 तक ही इसकी वैलिडिटी थी, उसके बाद इसको हमने कभी यूज़ ही नहीं किया है। पर यहाँ पे जब बात की है कि कौन सी फाइल एक्सटेंशन इस बेसिकली प्रोग्राम, क्योंकि हर एक प्रोग्राम को आप किसी न किसी फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव करते हैं, तो इसको भी आप किसी न किसी फाइल एक्सटेंशन के साथ सेव करते होंगे, तो उस फाइल एक्सटेंशन का नाम था .wps। तो यहाँ पे फर्स्ट स्टेप का राइट आंसर बन जाएगा। तो कल को ये भी पूछ लिया जाए कि आप बताओ माइक्रोसॉफ्ट वर्क प्रोग्राम ये क्या था एक हमारे पास, तो आप बोलेंगे कि सर ये हमारे पास एक सिंपल, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो सिंप्लीफाइड बट बजट फ्रेंडली, है ना। तो इसको आप ऐसे कर लेना, बजट फ्रेंडली क्या था ये हमारे पास सर, एक प्रोडक्टिविटी सूट था। अब प्रोडक्टिविटी सूट मुझे बताने की जरूरत तो पड़ेगी नहीं ना कि क्या होता है। प्रोडक्टिविटी सूट था ये हमारे पास, है ना। सूट का मतलब है कि हमें क्या मिलते थे, सेट ऑफ सॉफ्टवेयर हमें मिल जाते थे इसमें। तो प्रोडक्टिविटी सूट का मतलब ऐसे अभी आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस परचेज करते हो तो वो भी एक प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर है जिसके थ्रू आप वर्ड के ऊपर काम कर सकते हो, एक्सेल के ऊपर काम कर सकते हो, पावर पॉइंट के ऊपर काम कर सकते हो, MS पब्लिशर के ऊपर काम कर सकते हो, MS एक्सेस के ऊपर काम कर सकते हो। हर एक सॉफ्टवेयर का अपना अपना मैकेनिज्म था। पर माइक्रोसॉफ्ट वर्क जो हमारे पास प्रोग्राम फाइल थी वो भी कुछ इसी टाइप की थी, पर वो बजट फ्रेंडली थी, है ना। 2009 के बाद उन्होंने अब ये हटा ही दिया। और अभी जो हम नॉर्मली यूज़ करते हैं माइक्रोसॉफ्ट वर्ड की जो भी हमारी फाइल्स होती हैं, वर्ड की जो फाइल्स होती हैं उसको हम कैसे स्टोर करते हैं, उसको सर हम या तो DOC या फिर हम DOCX से हम उसको स्टोर करते हैं। और ये मैंने आपको बताया ही था कि वर्ष या फिर जो ऑफिस का वर्जन 2007 था, जो ऑफिस का वर्जन 2007 था उससे पहले और उसके बाद। तो देखो 2007 में एक्सटेंशन आ गई थी हमारे पास .x की, तो इसके आगे भी हमारे पास कौन सी एक्सटेंशन बाय डिफ़ॉल्ट चली है, DOCX हमारी बाय डिफ़ॉल्ट चली है। एग्जाम में अगर क्वेश्चन पुट कर दिया, बताओ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में बाय डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होती है, तो आप बोलेंगे कि सर वो होती है DOCX। पर यही क्वेश्चन मैंने पुट कर दिया वर्ष 2007 से पहले। एक क्वेश्चन मैंने पुट किया वर्ष 2007 से पहले, दूसरा सेम क्वेश्चन है इन वर्ड 2003। देखो क्वेश्चन सेम है, पूछने का तरीका अलग है। मैंने बोला वर्जन 2003 या फिर मैंने क्वेश्चन पुट कर दिया वर्जन 2007 से पहले, मतलब देखो क्वेश्चन एक ही है पर लैंग्वेज चेंज कर दी है। तो उस टाइम पे बाय डिफॉल्ट आप कौन सी एक्सटेंशन से वर्ड फाइल सेव होती थी, तब आप बोलेंगे कि सर .doc के नाम से हमारी जो फाइल थी वो सेव होती थी। तो ये छोटे छोटे चीज़ें हैं पर इनको आपने जरूर कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। बाकी देखो जो हमारा एक्स है, जो DOC में जो एक्स है, एक्स के बारे में क्वेश्चन पूछा आता है कि एक्स का मतलब क्या है, कि किस फाइल के बारे में आप बोल रहे हो। तो ये हमारी ना XML फाइल के बारे में हम बात करते हैं। ओके, XML, एक्स स्टैंड फॉर हमारी XML बेस्ड फाइल। तो ये छोटे छोटे पॉइंट है पर इनको आपने जरूर कॉपी पे नोट करके लिख लेना है ना। तो छोटे पॉइंट है बट ये सारे इंपॉर्टेंट हमारे बन जाते हैं। बाकी देखो एक बार क्वेश्चन पूछा गया था PDF का, क्योंकि यहाँ पे ये एक्सटेंशन की बात चली रही है। तो एक क्वेश्चन जैसे मेरे माइंड में आया था कि एक PDF का क्वेश्चन था जो एग्जाम में काफ़ी बार पूछा गया था, है ना। PDF एक्सटेंशन का या फिर PDF की या बात कर लो सिंपल, पूछा गया था कि ऐसा कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो हमारा यूनिवर्सली, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको नोट करना हो तो नोट कर लेना इसको। PDF क्या है हमारे पास, यूनिवर्सली यूज्ड टू प्रेजेंट किस चीज को, डॉक्यूमेंट, या फिर डॉक्यूमेंट नहीं लिखना तो डॉक्यूमेंट्स आप कर सकते हो, डॉक्यूमेंट्स इंडिपेंडेंटली ऑफ, किसी भी एप्लीकेशन के ऊपर वो इंडिपेंडेंट नहीं है, या फिर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोल सकता हूँ,
या फिर कोई भी हमारा हार्डवेयर है उसके ऊपर भी कोई लेना देना नहीं है इसको, और कोई भी अगर ऑपरेटिंग सिस्टम है, और एनी ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, मैं यहाँ पे शॉर्ट में लिख रहा हूँ ओएस, इसको आपने कॉपी पे नोट करना होगा तो उसको आप ऐसे कर लेना, ऑपरेटिंग सिस्टम। ओके, तो ये देखो क्वेश्चन सिंपल है, पर क्वेश्चन देखो कैसे पूछा गया था। एग्जामिनर ने क्वेश्चन पूछा था कि आप हमें बताओ कि ऐसा कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो यूनिवर्सली यूज किया जाता है किस चीज़ के लिए, प्रेजेंट करने के लिए डॉक्यूमेंट, कि आपको डॉक्यूमेंट प्रेजेंट करना है किसी को, तो ऐसा कौन सा फाइल फॉर्मेट है जो सारे पर्सन यूज कर सकते हैं। सारे पर्सन इन द सेंस कि वो किसी के ऊपर डिपेंड नहीं है। आप किसी भी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का यूज़ कर सकते हो पीडीएफ फाइल ओपन करने के लिए। आप हार्डवेयर का यूज़ कर किसी भी हार्डवेयर के ऊपर पीडीएफ फाइल को ओपन कर सकते हो, या तो किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम में। ऐसा तो नहीं होगा कि मान लेते हैं एक बच्चे के पास एप्पल का कंप्यूटर है ना, एक बच्चे के पास विंडोज़ का कंप्यूटर है, एक बच्चे के पास लिनक्स का कंप्यूटर है ना। तो पीडीएफ जो फाइल है वो लिनक्स में भी खुल जाएंगी, एप्पल में भी खुल जाएंगी, और विंडो में भी खुल जाएंगी। तो वही लिखा है कि ये इंडिपेंडेंट होता है, ये एक ऐसी फाइल सिस्टम है जो क्या होती है, या फिर ऐसा फाइल फॉर्मेट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है। ठीक है, ये किसी भी हार्डवेयर के ऊपर, किसी भी सॉफ्टवेयर के ऊपर, किसी भी ऑपरेटिंग सिस्टम के ऊपर वो ईजिली ओपन हो जाता है। तो छोटे पॉइंट है, बट एग्जाम में ये पूछे जाते हैं, तो इनको आपने जरूर कॉपी पे नोट करके लिख लेना है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, फिल इन द ब्लैंक इज द सीक्वेंस ऑफ फ्रेम। देखो सीक्वेंस ऑफ फ्रेम को हम क्या बोल देते हैं, डिजिटल वीडियो हम बोल देते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जैसे क्या कई बच्चे होते हैं वो काफ़ी ड्राइंग बना देते हैं। ड्राइंग नंबर हमारी 1 ये है, फिर ड्राइंग नंबर 2 हमारी ये है, फिर ड्राइंग नंबर हमारी 3 ये है, फिर ड्राइंग नंबर 4 हमारी ये है ना, फिर ड्राइंग 5 हमारे पास, ड्राइंग नंबर 6, देन ड्राइंग नंबर 7, देन ड्राइंग नंबर 8। फिर क्या करते हैं वो बच्चे, इन ड्राइंग को एक साथ क्या करते हैं, इनको ऐसे करके इकट्ठा कर देते हैं। इकट्ठा करने के बाद वो क्या करते हैं, उसको अपने हाथ से वो स्क्रॉल करते हैं, उसको फास्टली स्क्रॉल करते हैं। तो जैसे वो फास्टली स्क्रॉल करता है तो आपको लगता है कि यार ये जैसे होता है ना कार्टून डांस कर रहा है, या कुछ क्या होता है डांस कर रहा होता है। तो इसका मतलब है जब आप फोटोज़ को, अलग अलग जो फोटोज़ होती हैं उनको आप क्या करते हो, उनको आप एक पर्टिकुलर स्पीड से आप मूव करते हो, तो वो क्या आपको लग दिखती हैं, तो आपको वो वीडियोस दिखती हैं। तो वही लिखा है कि फिल इन द ब्लैंक इज अ सीक्वेंस ऑफ फ्रेम। तो सीक्वेंस ऑफ फ्रेम मान लेते हैं कि ये आपकी फर्स्ट फोटो आ गई तो ये आपका फर्स्ट फ्रेम आ गया, तो ये आपकी सेकंड फोटो आ गई तो ये आपकी सेकंड फ्रेम आ गया, फिर ये थर्ड फोटो आ गई तो ये थर्ड फ्रेम आ गया। तो टोटल यहाँ पे कितने फ्रेम हो गए सर, हमारे 8 फ्रेम यहाँ पे आ गए। ओके, तो जो आप 8 फ्रेम एक साथ चलाओगे, मतलब एक साथ आप उसको क्या करोगे, वन बाई वन क्या करोगे उसको, एक तरीके से जैसे आप कॉपी का पेज बदलते हो ना, तो वैसे आप ऐसे समझ लो कि इसको आप काफ़ी फास्टली फास्टली बदल रहे हो। जितना आप फास्टली बदलोगे तो वैसे इल्यूजन हमारे माइंड में क्रिएट हो जाएगा कि ये चल रही हैं चीज़ें, पर एक्चुअल में होता है क्या, वो सीक्वेंस ऑफ फोटोज़ होती हैं, और उनको इतना मतलब फास्टली चलाया जाता है ताकि आपको इल्यूजन क्रिएट हो जाए कि वो सारी फ़ोटो एक मोशन में है। तो ये सारी चीज़ें छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको आपने नोट करना है। और जो फ्रेम्स हैं, जैसे आपने कभी भी आप कैमरा वगैरह लेते हो, या फिर आपने देखा होगा कि जो बड़े-बड़े आपके बेसिकली जो आपका वीडियोज़ वगैरह बनाते हैं, क्रिएट करते हैं, वो क्या बात करते हैं यहाँ पे, जो आप वो बात करते हैं कि आपका जो वीडियोग्राफ़ी है वो कैसी होगी, 30 फ्रेम्स पर सेकंड, ऐसे बात करते हैं। या फिर कई बोलते हैं कि मेरा जो मोबाइल है वो 60 फ्रेम्स पर सेकंड के ऊपर वीडियो बनाता है। कई बोलते हैं कि मेरा बनाता है 90 फ्रेम्स पर सेकंड। अब देखो ये फ्रेम्स पर सेकंड का मतलब क्या हुआ? वही जो चीज़ मैंने अभी आपको बताई। इसका मतलब है कि 1 सेकंड के अंदर 30 फ़ोटो एग्ज़ीक्यूट हो जाती हैं, मतलब 30 फ़ोटो जल्दी-जल्दी निकल जाती हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6, मतलब ऐसे मैं 1 सेकंड बोलने को ले रहा हूँ ना, तो 1 सेकंड के अंदर 30 फ़ोटोज़ क्या हो जाती हैं, वो वहाँ से आपके आँखों के सामने से निकल के चली जाती हैं। तभी आपको लगता है कि वो क्या है, एक वीडियो है। अदरवाइज़ तो अगर आप एक-एक फ़ोटो देख पा रहे हो तो आप बोलोगे ये दरअसल फ़ोटो है। पर अगर वो आपके आँखों के सामने 1 सेकंड के अंदर 30 फ़ोटो मैंने निकाल दी, या फिर मैंने 60 फ़ोटो 1 सेकंड में मतलब 1 सेकंड के अंदर आपकी आँखों के सामने से निकाल दी, या फिर मैंने 90 फ़ोटोज़ 1 सेकंड में आपकी आँखों के सामने से निकाल दी, तो वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है हमारे पास फ़ोटोज़ का, या फिर वीडियो का बन जाता है हमारे पास फ्रेम्स पर सेकंड। तो ये आपने याद रखना है कि जब भी हमारी जो स्पीड होती है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं, जब भी हमारी डिजिटल वीडियोज़ चलती हैं, तो उनका जो प्लेबैक होता है ना? प्लेबैक मतलब कि वो चल रही हैं, तो प्लेबैक की जो स्पीड होती है
उसको हम मेज़र करते हैं, है ना? उसको हम क्या करते हैं? मेज़र करते हैं। तो मेज़र हम किस में करेंगे? कौन सी यूनिट का हम यूज़ कर रहे हैं? सर हम यूनिट का यूज़ कर रहे हैं फ्रेम्स पर सेकंड का। तो ये भी एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि द स्पीड एट विच द फ्रेम्स आर प्लेड बैक इज़ मेज़र्ड इन। तो आप बोलेंगे कि उसका राइट आंसर हो जाएगा सर फ्रेम्स पर सेकंड। उसको मैं लिख भी देता हूँ, आप इसको नोट भी कर लेना कॉपी में, ना? फ्रेम्स पर सेकंड। ओके, तो ऐसे करके छोटे छोटे पॉइंट है जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इनको आपने जरूर कॉपी पे नोट कर लेना है ना? बाकी देखो इसके अलावा और क्या क्या चीज़ें हैं, क्योंकि हम बात करें डिजिटल वीडियो की, तो डिजिटल वीडियो मैंने आपको अलग अलग फाइल एक्सटेंशन बताई थी वीडियोस की। जैसे हमारे पास डॉट AVI एक हमारी वीडियो की फाइल एक्सटेंशन है। इसके अलावा हमारे पास डॉट MP4 ये भी हमारे पास फाइल एक्सटेंशन आ जाती है। इसके अलावा हमारे पास डॉट MOV आ जाती है फाइल एक्सटेंशन। तो ये सारी चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में पूछी जाती हैं। अब देखो यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्या बन जाता है, एक डाटा है वो इम्पोर्टेंट बन जाता है, इसको मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। ये एक एक्सटेंशन मैंने आपको बताई डॉट MOV। इसका क्वेश्चन एक बार एग्ज़ाम में ऐसा पूछा गया था, उन्होंने पूछा था कि आप बताओ कि डॉट MOV फाइल एक्सटेंशन, देखो या तो क्वेश्चन की वे में या तो ऑप्शन की वे में कुछ भी एग्ज़ाम में पूछ सकता है। क्वेश्चन था कि ऐसा कौन सा फाइल फॉर्मेट था जो एप्पल के द्वारा डेवलप किया गया था, या फिर सिंपल बोलूँ ऐसा कौन सा वीडियो का फाइल फॉर्मेट था जिसको एप्पल के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, एप्पल ने क्या किया था, उसको फाउंड किया था। फाउंड नहीं बोल सकते, इसको डेवलप बोलेंगे, है ना? एप्पल ने क्या किया था, उसको एप्पल कंपनी के द्वारा इसको डेवलप्ड किया गया था। तो वो कौन था? तो वो आपका डॉट MOV बन जाएगा। ये एग्जाम में एक बार पूछा गया है, तो काइंडली आपने इसको जरूर कॉपी पे नोट करना है। अगर MOV नहीं दे रखा होगा तो दूसरा ऑप्शन क्या आ जाता है, जो एप्पल के द्वारा बनाया गया था उसको भी आप नोट कर लेना, उसको बोला जाता है क्विक टाइम। दोनों में से कुछ भी आ सकता है, तो दोनों यहाँ पे राइट आंसर बन जाएंगे। अच्छा सर, आपने ये तो हमें बता दिया, है ना? ये तो आपने बता दिया कि चलो क्विक टाइम या फिर MOV का हम यूज़ करते हैं। तो सर ऑब्वियसली हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट का भी तो होगा जो एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है। हाँ बेटा, माइक्रोसॉफ्ट का भी है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट के ही आपको विंडोज़ के ही, है ना? माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ लिख देता हूँ। तो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के ही हमारे पास जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन पुट किए जाते हैं। तो सर माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के जो हमारे पास जो इन्होंने खुद बनाए हैं, ठीक है? इन्होंने खुद क्या किए हैं, डेवलप किए हैं। आप सर उनके बारे में तो बताया नहीं। देखो उनके 2 ही इम्पोर्टेंट है ना? दोनों मैं लिखवा देता हूँ। फर्स्ट इम्पोर्टेंट उनका बन जाता है, वीडियो का बात करूँगा, ठीक है? ऑडियो की बात नहीं करूँगा मैं वीडियो की बात कर रहा हूँ। एक हमारे पास बन जाता है WMV, ठीक है? दूसरा हमारे पास बन जाता है AVI, ठीक है? ऑडियो वीडियो, चलो आपके लिए होमवर्क रहेगा दोनों की। आप इन दोनों की ना मुझे फुल फॉर्म बताएंगे, ठीक है? इसकी भी फुल फॉर्म आप बताएंगे, क्योंकि ये हमारे पास माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ के द्वारा बनाई गई हैं, और ये दोनों के दोनों क्या है हमारे पास, वीडियो की एक्सटेंशन है। ऑडियो की मत बोलना, ऑडियो की मैंने आपको बताई है। ऑडियो की क्या होती है, डॉट WAV। विंडोज़ की मैंने आपको ऑडियो की फाइल एक्सटेंशन पहले भी बताई थी, कि विंडो में जो ऑडियो फाइल्स थी उसमें हम क्या करते हैं, डॉट WAV या फिर वेब फाइल जिसको हम बोलते हैं, उसका हम यूज़ करते हैं। और यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ वीडियो फाइल्स की। तो वीडियो फाइल्स की 2 एक्सटेंशन WMV और AVI, ये इन दोनों की आप मुझे क्या करेंगे, जो इनकी फुल फॉर्म है वो आप मुझे कमेंट करेंगे। तो ये आज के लिए आपका क्या रहेगा, नेक्स्ट होमवर्क रहेगा पार्ट नंबर 2। तो इनको आपने कमेंट करना है जरूर। ओके, तो फिर हमारे पास जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हफमैन कोडिंग। देखो हफमैन कोडिंग के बारे में पूछा जाता है जब आप बेसिकली, अगर आपने चैप्टर पढ़ा होगा डाटा कंप्रेशन, या फिर इसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जब आप क्या करते हो, किसी भी चीज़ को एक तरीके से उसका साइज रिड्यूस करते हो। साइज रिड्यूस का मतलब होता है कि आप उसके ऊपर क्या कर रहे हो, कंप्रेशन लगा रहे हो। कंप्रेशन का मतलब ही क्या होता है, जैसे मान लेते हैं मेरे पास मूवी थी 8 GB की, पर मैंने इसको क्या कर दिया, मैंने इसको कंप्रेस कर दिया। तो कंप्रेस होने के बाद मान लेते हैं इसका साइज कितना हो गया, 3 GB का हो गया, है ना? तो यहाँ पे मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने सर कोई ना कोई कंप्रेशन यहाँ पे यूज़ किया। कंप्रेशन से क्या होता है सर, जो हमारा फाइल का साइज होता है वो क्या हो जाता है हमारा, रिड्यूस, या फिर इसको हम बोल देते हैं कम। तो फाइल साइज रिड्यूस कब होता है, जब आप कोई ना कोई कंप्रेशन का आप यूज़ करते हो।
तो वो उसी का एक टाइप का क्वेश्चन पूछा है कंप्रेशन का, कि आपसे क्वेश्चन पूछा है कि हफमैन कोडिंग यूटिलाइजेज कि जो आपकी हफमैन कोडिंग है, जिसके थ्रू आप क्या करते हो, जिसके थ्रू आप डाटा को क्या करते हो, कंप्रेस करते हो। आप क्या करते हो, इसके थ्रू डाटा को कंप्रेस करते हो। तो जब आप डाटा को कंप्रेस करते हो तो उसमें आप एक तरीका यूज करते हो, उस तरीके का नाम है हफमैन कोडिंग। तो हफमैन कोडिंग किस चीज़ का यूज़ करता है, या फिर काम करने के लिए वो किस चीज़ का यूज़ करता है, तो वो बेटा यूज़ करता है वेरिएबल लेंथ कोडिंग की। तो यहाँ पे सी आपका राइट आंसर बन जाएगा। अगर आपने पढ़ा होगा तब ऑल एंड गुड, अगर आपने नहीं पढ़ा होगा तो बस इसको इतना याद रख लेना। दो तीन इंपॉर्टेंट पॉइंट बताऊंगा जहां से एग्जामिनर क्वेश्चन पुट करता है। एक तो यही पुट करता है कि हफमैन कोडिंग है क्या, तो डाटा कंप्रेशन का एक एल्गोरिदम है या फिर तरीका है। सेकंड क्वेश्चन कि वो किस चीज़ का यूटिलाइज करता है, तो वो वेरिएबल लेंथ कोडिंग का एक तरीका होता है, वो इसका यूज़ करता है। थर्ड क्वेश्चन वो पुट कर सकता है कि ये हमारा लॉसी है कि लॉस लेस का तरीका है, तो ये हमारा लॉस लेस के ऊपर हम इसको क्या करते हैं, इम्प्लीमेंट करते हैं। तो इसको बोल सकते हैं कि बेसिकली हफमैन कोडिंग या फिर हफमैन कोडिंग एल्गोरिदम यूज्ड फॉर लॉसलेस डाटा कंप्रेशन। जो भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो आपको मैं सारे यहाँ पे इसी क्वेश्चन के साथ डिस्कस में करवा दूंगा। होता क्या है बेसिकली, जो आपका हफमैन होता है या फिर जो हफमैन कोडिंग का जो मैकेनिज्म होता है, ये पहले एनालाइज करता है आपके करेक्टर्स को, कि जो भी आपका, जिसको भी आप कंप्रेस करना चाहते हो उसमें किस किस टाइप के आपने करेक्टर यूज़ किए हुए हैं, है ना। और उन करेक्टर में, उन करेक्टर को वो क्या करता है फिर बाद में एक वेरिएबल लेंथ कोड के थ्रू को क्या करता है, इसको बेसिकली एक तरीके से कोलैब कर देता है, या फिर इसको मैं ऐसे बोल सकते हैं कि उसको क्या करता है, कोड कर देता है। अब कोड करने का मतलब क्या है, जैसे मान लेते हैं कि, तो अगर मैं बात कर लेता हूँ कि जो करेक्टर हमारे पास बार बार अपीयर होते हैं, जैसे मान लेते हैं कि अगर मैं एग्जांपल ले लेता हूँ, जैसे इंग्लिश लैंग्वेज है हमारी, तो इंग्लिश में ई अल्फ़ाबेट है वो काफ़ी बार अपीयर होता है। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, उसके लिए हम उसको कोड कर देते हैं, उसके लिए कोड कर देते हैं भाई, एग्जांपल के लिए 2 या फिर 3 ऐसे करके हम क्या कर देते हैं, उसको कोड कर देते हैं। इसका मतलब है कि जहाँ जहाँ पे ई अल्फ़ाबेट होगा तो उसके रिप्लेसमेंट में हम क्या कर देते हैं, वहाँ पे 2 या फिर 3 बिट्स का हम क्या कर लेंगे, यूटिलाइज कर लेंगे। इससे क्या होता है कि जो हमारा फाइल साइज होता है वो क्या हो जाता है, हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो इसको क्या बोला जाता है, लॉसलेस डाटा कंप्रेशन। अगर आपको नहीं समझ आया तो जस्ट मैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लेता हूँ, नॉर्मल एग्जांपल लेता हूँ ताकि आप इसको एनालाइज कर लो। तो जैसे मैं बात देता हूँ यहाँ पे, दिस इज माई इमेज, ओके। ऐसे करके मैंने एक सेंटेंस लिख दिया, या फिर मान लेते हैं ये मेरा एक डाटा आ गया। अब मुझे इसको कंप्रेस करना है, तो मुझे मैंने यह कर दिया, मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि सर यहाँ पे आई काफ़ी बार रिपीट हो रहा है, आई काफ़ी बार रिपीट हो रहा है ना। इसके अलावा हमारे पास जो एम है ये भी सर 2 बार रिपीट हो रहा है ना। इसके अलावा एस है, ये भी हमारा हमारा सर 2 बार रिपीट हो रहा है ना। इसके अलावा दिख रहा है आपको कोई और रिपीट हो रहा है ना, तो इसके अलावा कोई रिपीट नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब है कि जहाँ पे आई होगा, ठीक है, आई की जगह हम क्या कर देंगे, आई की जगह हम बेसिकली एक कोड यूज़ कर लेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ पे आई होगा उसकी जगह हम क्या कर देंगे, वहाँ पे हम एक छोटा सा कोड हम यूज़ कर लेंगे। तो मान लेते हैं कि मैंने आई के लिए 2 कोड यूज़ कर लिया, और इसके अलावा हमने एम के लिए मान लेते हैं कि 3 कोड यहाँ पे यूज़ कर लिया। और इसके मतलब होता है कि जो भी आपका डाटा है, क्योंकि जब आप मेमोरी की बात करते हो तो मेमोरी में मान लेते हैं एम स्टोर कर रहा है आपका 8 बिट्स को। पर जब मैं इसको किसी और उसमें कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, बाइनरी लैंग्वेज में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ, या फिर उसको डेसिमल वैल्यू से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, इसको स्टोर करने के लिए मुझे लग रहे हैं सिर्फ और सिर्फ 2 बिट्स। ओके, देखो जहाँ पे आपको 8 बिट्स मेमोरी यूज़ करनी पड़ रही है और अभी आपको 2 बिट्स की मेमोरी यूज़ करनी पड़ रही है उसी डाटा को स्टोर करने के लिए, तो आप क्या करोगे, आप बोलोगे सर हम 2 बिट्स के अंदर क्यों ना स्टोर कर दिए इसको, ताकि इन द एंड हमारे जो मेमोरी का साइज़ है वो कम हो जाएगा। ओके, तो मान लेते हैं कि आपको जो ये पूरा का पूरा जो यहाँ पे जो एक फाइल दिख रही है, इसका साइज़ है 8 GB का। अब आपने क्या किया, इस फाइल में से आपने हर एक डाटा में 8 8 बिट्स को कम कर दिया और 2 2 बिट्स में कन्वर्ट कर दिया। तो देखो 8, अगर आप 2 से डिवाइड करोगे तो ये कितना बन जाएगा, फोर्थ बन जाएगा, मतलब इसका चौथा हिस्सा ही रह जाएगा।
तो 8 जीबी में से अब आपका कितना बच जाएगा, आप इसको हाफ कर दो, जब आप इसको कंप्रेस कर दोगे तो आपके पास कितना बच जाएगा, ये 4 जीबी यहाँ पे बच जाएगा। मतलब आप इसको ऐसे समझ लो, ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं जाऊँगा क्योंकि थोड़ा एल्गोरिदम के बिहाफ पे ही वर्क करता है, तो ज़्यादा अभी एल्गोरिदम पढ़ने की आपको ज़रूरत नहीं है। बस आप इसको ऐसे समझ लो कि हफमैन में क्या किया जाता है, वेरिएबल लेंथ कोड का यूज़ किया जाता है। उसका मतलब क्या आता है कि आपका जो इक्विवेलेंट कोई भी डाटा है उसके अगेंस्ट हम एक वेरिएबल लेंथ कोड का हम यूज़ कर लेते हैं, क्योंकि जो वेरिएबल लेंथ कोड हम यूज़ करते हैं वो मेमोरी कम ऑक्यूपाई करता है एज़ कम्पेयर टू ओरिजिनल। ओरिजिनल आपका 8 जीबी स्टोर करता है, पर जब आप वेरिएबल लेंथ कोड का यूज़ करते हैं उसकी वजह से आपका जो फाइल साइज़ होता है वो कम हो जाता है ना? डाटा भी ख़त्म नहीं होता है, डाटा ओरिजिनल वैसा का वैसा ही रहता है, पर फ़र्क क्या पड़ता है, जहाँ पे हम मेमोरी में 8 जीबी स्टोर कर रहे थे, अब हमें स्टोर करने की ज़रूरत पड़ेगी सिर्फ़ और सिर्फ़ 4 जीबी की। तो ऐसे करके हफमैन जो आपका कोडिंग है वो वर्क करती है, ठीक है? तो ज़्यादा डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, बस आपको समझाने के लिए कि एक्चुअल में ये सारी चीज़ें वर्क कैसे करती हैं, वो बताने के लिए मैं जस्ट आपको एक छोटा-सा एग्ज़ाम्पल ले लिया था। तो इसका आपने ये जो 2-3 मैंने पॉइंट बताए हैं, इनको आपने ज़रूर कॉपी पे नोट करना है क्योंकि यही चीज़ें हैं जो एग्ज़ाम में भी पूछी जाती हैं। ये जो आपकी अलग-अलग चीज़ें होती हैं, जैसे एक बार पूछा गया था कि आप किस कंप्रेशन का यूज़ करते हैं, जिसकी हेल्प से आप ओरिजिनल डाटा को रिकंस्ट्रक्ट मतलब एक तरीके से दोबारा से बना सकते हो। जैसे मैंने अभी बोला था ना, आपकी फ़ाइल 4 जीबी की होगी, पहले आपकी फ़ाइल 8 जीबी की थी, वो आपकी 4 जीबी की होगी, पर आप क्या चाहते हो, उसको 4 जीबी से फिर आप उसको 8 जीबी में बदलना चाहते हो, तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इसके लिए आप कौन-सा डाटा कंप्रेशन का आप यूज़ करोगे? तो इसके लिए हम सर लॉसलेस का ही यूज़ करेंगे। क्योंकि लॉसलेस में क्या होता है, जैसे मैंने अभी बताया ना हफमैन कोडिंग में, कि आपका जो डाटा होता है इसको सिक्योर करके छोटा तो किया जाता है, पर छोटा ऐसे किया जाता है ताकि आपके ओरिजिनल डाटा में कोई भी फ़र्क ना पड़े। ओके? ऐसे करके आपने छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो अंडरस्टैंड करनी है। देन हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, हू अमंग द फॉलोइंग हैकर्स इज़ अ साइबर क्रिमिनल दैट ब्रेक ऑन इनटू अ कंप्यूटर सिस्टम विद अ मैलिशियस और क्रिमिनल इंटेंट। तो उस टाइप के पर्सन्स को क्या बोला जाता है, ब्लैक हैट हैकर हम उनको बोलते हैं। मतलब सिंपल बोलने का मतलब है, कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं, वो क्या करते हैं, वो चाहते हैं आपके सिस्टम पे, मतलब एक तरीके से आपके सिस्टम को यूज़ करना आपके बिहाफ पे, ताकि वो क्रिमिनल एक्टिविटी परफॉर्म कर पाएँ, या फिर आपके कंप्यूटर को हैक करके आपकी पर्सनल फाइल्स, वो सारी की सारी चीज़ें आपसे, मतलब आपके कैप्चर कर लें, ताकि आपसे वो किसी न किसी तरीके से फाइनेंशियल प्रॉफ़िट उठा पाएँ आपसे। तो उस टाइप के जो हैकर्स होते हैं उनको बोला जाता है ब्लैक हैट हैकर। जबकि जो हमारे पास दूसरे आते हैं व्हाइट हैट हैकर। तो व्हाइट हैट हैकर कौन से होंगे? ये सर हमारे एथिकल हैकर्स होते हैं। इनको समटाइम ना हम एथिकल हैकर्स भी हम बोल देते हैं। ना, एथिकल हैकर्स क्यों बोलेंगे? क्योंकि ये हैकर्स क्या होते हैं, जो बड़ी-बड़ी कंपनीज़ होती हैं वो इनको हायर करती हैं। हायर करती है मतलब वो इनको पैसे देती है कि जो उनका सिस्टम है, कंप्यूटर का जो सिस्टम है, आप उनको चेक करो। हम आपको राइट दे रहे हैं, आप हमारा जो सिस्टम है, उस सिस्टम को चेक करो, उसमें ट्राई करो, उसको एक तरीके से उसकी सिक्योरिटी को ब्रीच करने का। कंपनी बोलती है कि जो हमारा जो भी प्रोडक्ट है या फिर कोई भी हमारी एक तरीके से सॉफ्टवेयर है, आप क्या करो, एथिकल हैकर को वो पैसे देती है कि आप इसको चेक करो, हमारी सिक्योरिटी को चेक करो कि हमारे कहाँ-कहाँ पे दिक्कत है, कि कहाँ से कोई हैकर आके हमारे सिस्टम के जो डाटा है उसको कैप्चर कर सकता है या फिर डाटा हमारा ले सकता है। वो सारी चीज़ें आप टेस्ट करके हमें बताओ। तो कुछ ऐसे हैकर होते हैं जो ये सारी चीज़ें करते हैं ताकि आपका सिस्टम क्या रहे, ताकि आपका सिस्टम सिक्योर रहे। तो उनको बोला जाता है व्हाइट हैट हैकर। ब्लैक हैट हैकर जस्ट इसका उल्टा करते हैं। उनका मतलब होता है कि आपका सिक्योरिटी सिस्टम में जाना और वहाँ से जो भी इम्पोर्टेंट डाटा है या फिर जो भी आपकी जहाँ से वो आपसे पैसे वगैरह की डिमांड कर सकते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन लेकर आ सकते हैं। इससे उल्टे व्हाइट हैट हैकर होते हैं, वो अच्छे हैकर होते हैं। वो कंपनीज़ या फिर बेसिकली जो बड़ी-बड़ी फर्म्स होती हैं, वो उनको हायर करती हैं और उनको वो पेमेंट देती हैं कि आप हमारे सिस्टम को चेक करो। उनको वो राइट देती हैं कि आप हमारे सिस्टम को चेक करो और इसमें अगर कोई इश्यू है, तो आप हमें उसके बारे में बताओ, ताकि हम क्या कर पाएँ, उसको ठीक कर पाएँ। और एक हमारे पास आते हैं ग्रे हैट हैकर। तो ग्रे हैट हैकर मतलब ऐसे बोल सकते हैं कि ये बीच जैसे में होते हैं, मिडल होते हैं, ठीक है? ना तो ये पूरे ब्लैक हैट हैकर होते हैं, ना तो ये पूरे व्हाइट हैट हैकर होते हैं। तो ये क्या करते हैं, ये सिस्टम मतलब जो कोई भी सिस्टम है, उसके अंदर तो जाते हैं विदाउट परमिशन, पर वो क्या करते हैं, साथ ही साथ
जैसे होता है ना कि मान लेता हूँ कि मैंने क्या किया, यहाँ पे आ गया हमारे पास गूगल का एक सर्वर आ गया। ओके, मैंने क्या किया, मैंने अपने कंप्यूटर से इनके सर्वर को हैक कर लिया, है ना। और गूगल का भी कोई पता नहीं है कि मैंने इनके सर्वर को हैक कर लिया है, और मैंने इनकी सारी इन्फॉर्मेशन अपने कंप्यूटर पे देख पा रहा हूँ। ओके, पर मैंने क्या किया, मैंने इस चीज़ के बारे में मैंने इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया। ठीक है, मैंने इसका कोई फ़ायदा नहीं उठाया। मैंने इसके रिगार्डिंग एक कंप्लेंट कर दी गूगल में। कि मैंने बोला कि आपका जो सिस्टम है, इस सिस्टम में ना यहाँ यहाँ पे एरर है, जिसकी वजह से मैं आपकी सिस्टम की सारी फाइलें पढ़ पा रहा हूँ, है ना। तो इस टाइम पे मैंने क्या किया, मैंने इन गूगल की परमिशन के बिना गूगल के सिस्टम को मैंने हैक कर दिया। पर मैंने साथ ही साथ इनको क्या कर दिया, इन्फॉर्म भी कर दिया। तो जो इस टाइप का जो पर्सन होते हैं, जो हैक भी करते हैं विदाउट परमिशन, पर जो कंपनी होती है या फिर जो भी आपके पास फर्म्स होती हैं, उनको वो इंटीमेट भी कर देती हैं, उनको बोला जाता है ग्रे हैट हैकर्स। तो आप बोलेंगे सर ये अलग अलग बेसिकली टर्म्स हैं, पर आपने ये सारी चीज़ें नोट करनी है, छोटे छोटे पॉइंट है पर इंपॉर्टेंट है ये सारे के सारे। तो तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, तो आपने तीनों के तीनों आपने जरूर कॉपी पे नोट करके लिख लेने हैं, है ना। बाकी देखो इसके अलावा हैकिंग के जो क्वेश्चन है और क्या क्या क्वेश्चन है जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं या फिर पूछे भी गए हैं, अगर हम बात कर लेते हैं हिस्ट्री की, बात कर लेते हैं थोड़ी सी। तो एक क्वेश्चन पूछा गया था कि हमें बात कर लेते हैं कि हम किसी अनस्किल्ड इंडिविजुअल को क्या बोल सकते हैं जो यूज़ करता है प्री रिटन हैकिंग सॉफ्टवेयर को या फिर स्क्रिप्ट को, जिसकी हेल्प से वो किसी अटैक को लॉन्च कर देता है। उसको बोला जाता है स्क्रिप्ट किडल। अब इसका मतलब आप नहीं समझे होंगे, देखो होता है क्या है। जैसे मान लेता हूँ कि मैं हूँ एक हैकर। ठीक है, समझना नहीं है, जस्ट मैं एग्जांपल ले रहा हूँ। ठीक है, मैं हूँ एक हैकर। ठीक है, मैंने क्या किया, मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया। मैंने एक सॉफ्टवेयर बना दिया, इस सॉफ्टवेयर के थ्रू आप क्या कर सकते हो, किसी का भी आप व्हाट्सएप हैक कर सकते हो। ठीक है, मैंने एक सिंपल सा सॉफ्टवेयर बनाया जिसके थ्रू आप किसी का भी व्हाट्सएप आप हैक कर सकते हो, है ना। अब देखो मुझे पता है कि मैं अगर इस सॉफ्टवेयर को यूज़ करूँगा आगे, तो कहीं ना कहीं व्हाट्सएप को मेरे बारे में पता लग जाएगा। तो मैंने क्या कर दिया, इसको पब्लिश कर दिया लोगों के लिए कि लोग आप इसको यूज़ करो। फिर उसमें से एक बच्चा आ गया चिंटू। ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे आगे चिंटू जी आ गए हमारे। ठीक है, चिंटू ने बोला, चिंटू को बदमाशी सूझी कि वो बोलता है कि यार मेरे दोस्त है मिंटू, है ना। मेरा मिंटू आजकल मेरे से काफ़ी बातें छुपा रहा है, तो मैं क्या करता हूँ, इसका ना व्हाट्सएप को हैक कर लेता हूँ। तो चिंटू ने क्या किया, चिंटू को दिख गया, वो चिंटू ने सर्च किया कि व्हाट्सएप हैक करने का सॉफ्टवेयर क्या है। तो उसने सर्च किया, उसको मेरा सॉफ्टवेयर दिख गया। उसने क्या किया, इस सॉफ्टवेयर को अपने सिस्टम के ऊपर इंस्टॉल कर लिया। जैसे इसने इंस्टॉल किया, उसके बाद इसने अपने दोस्त का नंबर डाला यहाँ पे, या फिर दोस्त के ऊपर रिक्वेस्ट भेज दी कि इसके ऊपर क्लिक करो या फिर कुछ भी एक्सवाइजेड ऑपरेशन परफॉर्म करो, जिससे क्या होगा, मिंटू का जो व्हाट्सएप है वो क्या हो जाएगा, हैक हो जाएगा। तो इससे क्या लग रहा है आपको पता कि सर आपने तो बना के दे दिया, अब गलत कौन कर रहा है, चिंटू कर रहा है यहाँ पे, किसके लिए, मिंटू के लिए, है ना। वो तो चलो मजाक कर रहा है मिंटू के साथ, पर इनडायरेक्टली देखा जाए तो ये इनएथिकल है ना। तो जो इस टाइप के जो अटैक होते हैं, काम तो सारा मैंने किया है, पर ये काम मैं नहीं कर रहा हूँ एक्चुअल में, हैकिंग का काम कौन कर रहा है, ये काम चिंटू कर रहा है। बनाया तो मैंने यहाँ पर, काम यूज कौन कर रहा है, इसको रीयूज उसको चिंटू कर रहा है। तो इसी टाइप का एक क्वेश्चन है एग्जाम में पूछा था कि हम बेसिकली एक अनस्किल्ड, क्योंकि चिंटू क्या अनस्किल्ड है, इसको पता नहीं है इसके बारे में कि मैंने इसको कैसे कैसे कोड किया है। तो अनस्किल्ड जो हमारे पास इंडिविजुअल होगा, वो क्या करेगा, अनस्किल्ड इंडिविजुअल हु यूज या फिर यूजेस प्री रिटन, क्योंकि इसको कोड को मैंने लिखा है प्री रिटन कोड बोलो या फिर हैकिंग सॉफ्टवेयर। ठीक है, प्री रिटन कोड या फिर उसको आप लिख सकते हो हैकिंग सॉफ्टवेयर, इसका आप यूज़ करता है। या तो कोई हैकिंग सॉफ्टवेयर है, कोड है, या फिर कोई भी स्क्रिप्ट्स हैं, है ना। स्क्रिप्ट भी वही होती है कि आप क्या करते हो, कोई एक्शन परफॉर्म करवाते हैं इससे टू लॉन्च, ठीक है, मैंने लॉन्च अटैक। ओके, इससे क्या हुआ, इसने व्हाट्सएप का जो अटैक था उसको उसने क्या कर दिया, लॉन्च कर दिया। तो इसको क्या बोला जाता है, इसको बेसिकली हम बोलते हैं स्क्रिप्ट किडी। ओके, तो जो ये सारे की सारी चीज़ें मैंने आपको समझाई, बनाया मैंने, यूज़ चिंटू ने किया, पर जब चिंटू के कॉन्टेक्स्ट में इसको क्या बोला जाता है कि चिंटू इसको यूज़ कर रहा है। चिंटू क्या है, एक
तो सर चिंटू एक अनस्किल्ड है और इसको बनी बनाई चीज़ मिल गई है और इसका वो इस्तेमाल कर रहा है। तो चिंटू क्या है इस टाइम पे? तो सर चिंटू जी हमारे यहाँ पे क्या बन जाते हैं? वो बन जाते हैं स्क्रिप्ट को रन करने वाले किडी। तो ये एक बार एग्जाम में क्वेश्चन, देखो ऐसा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया था कि स्क्रिप्ट किडी का मतलब क्या होता है। तो स्क्रिप्ट किडी का मतलब होता है कि अनस्किल्ड इंडिविजुअल जो कि क्या करता है, प्री रिटन कोड को या फिर सॉफ्टवेयर को या फिर स्क्रिप्ट को यूज करता है या फिर उसके थ्रू वो क्या करता है, अटैक को लॉन्च कर देता है। तो उसको बोला जाता है चिंटू को हम क्या बोलेंगे यहाँ पे? चिंटू क्या है कि हमारे पास स्क्रिप्ट किडी है। तो देखो छोटे छोटे चीज़ यहाँ पर टर्म ही है जो आपको एग्जाम में कंफ्यूज करते हैं कि इस टर्म का क्या मतलब है सर, इस टर्म का क्या मतलब है। तो वही है, वो अपनी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। देन आपके पास नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पेरिफेरल डिवाइस। तो ये आपके लिए सिंपल सा होमवर्क रहेगा, इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा टफ नहीं है। तो जो भी आपको मैंने होमवर्क दिए हैं उसमें एक क्वेश्चन आपका ये और ऐड हो जाएगा, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं है। तो आप इसके बारे में काइंडली जरूर यहाँ पे कमेंट करके बताएंगे, ठीक है। ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे। इसके अलावा जो आपको होमवर्क दिया है, जैसे काफ़ी बच्चे कमेंट करते हैं, काफ़ी अच्छा लगता है ना कि वो रेगुलरली पढ़ रहे हैं। बाकी इसके अलावा कोई डाउट या आपके मन में कोई क्वेरी वगैरह रहती है तो आप मुझे काइंडली कमेंट करके पूछ सकते हो। बाकी कई बच्चों का कंसेंट आता है टेस्ट सीरीज़ को ज्वाइन करने का, तो वो हमने पहले भी बोला हुआ है। तो आप काइंडली इस पर मेल कर दीजिए, तो वहाँ पे जो भी पर्सन है ना, समीर है, वो आपको गाइड कर देगा कैसे कैसे आप आगे परस्यू करेंगे, है ना। बाकी आपको कोई डाउट या फिर जो भी आप चीज़ें पढ़ रहे हैं, इनको नोट कर रहे हैं, इसमें कहीं भी आपको कोई डाउट लगता है या फिर कुछ भी चीज़ें ऐसे जो आपको समझ नहीं आ रही होती हैं, देखो आई नो फर्स्ट टाइम होता है जब आप कोई चीज़ें अंडरस्टैंड कर रहे होते हैं, तभी मैं थोड़ा आपको एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ ताकि आप चीज़ें रिलेट कर पाओ। हाँ, तो इसी वे में आपको ये सारी चीज़ें अंडरस्टैंड करनी है। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे।